हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने का ट्राई कर रही है। ध्यान रखिएगा कि ये कंपनी थोड़े दिन पहले भी मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, बट 2020 के अंदर में इन्होंने अपने आप को डीलिस्ट कर लिया था और वापस से 4 साल बाद में वापस से खुद को रीलिस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो वापस पैसे उठाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, फिर बाकी कहानी के ऊपर में फोकस करेंगे। यहाँ पे तो 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 708 रुपये का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। कंपनी 8,750 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है, जिसमें से कंपनी जो पूरी खुद की जो वैल्यू लगा रही है दैट इज लगभग लगभग लगा रही है 43,000 करोड़ रुपीज़। सो अब ये कंपनी जो क्या काम करती है, तो ये आईटी सेक्टर के अंदर में काम करती है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, कोफोर्ज हो गया, एचसीएल हो गई, एलटीआई माइंट्री हो गई। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं जो कि इसी सेगमेंट में काम करती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बनाने का काम या फिर सॉफ्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको सॉफ्टवेयर बना के देना, फिर सॉफ्टवेयर के मेंटेन रखना। तो ये जो सर्विसेज होती हैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर में ये कंपनी काम करती है। इसका खुद का बीपीओ भी है, तो ये दोनों ही इंडस्ट्री से कमाती है, बीपीओ से भी कमाती है और आईटी सर्विसेज से भी कमाती है। अब यहाँ पे इनके काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस हैं इन कंपनियों के, वो इंडिया के अंदर में भी और इंडिया के बाहर दूसरे देशों को भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं या फिर जो टॉप जो 400-500 जो कंपनियां हैं उनको भी ये, उनमें से तकरीबन 10-20 कंपनियों को ये कंपनी जो है पर्टिकुलरली केटर करती है। सो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी पुरानी है एंड अच्छा नाम है आज के दिन। अब यहाँ पे अगर इसके डिटेल्स की अगर और बात करना चाहें तो कंपनी अर्निंग बहुत अच्छी ठीक ठाक लेवल पे कर ले रही है। अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 95% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आफ्टर द आईपीओ लिस्टिंग उनकी जो शेयर होल्डिंग है, मालिकाना हक है प्रमोटर्स का, वो लगभग 75% के आसपास में रह जाने वाला। दैट्स वेरी गुड। तो प्रमोटर्स उतना ही स्टेक मार्केट में दे रहे हैं जितना की ज़रूरी है, बाकी कंपनी को पैसों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं, बस कंपनी को लिस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पुराने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2020 तक का ये डेटा लिखा हुआ है, 30 अक्टूबर 2020, जबकि 471 रुपये इसका प्राइस चल रहा था उस तब इसकी जो इसको डी लिस्ट जब किया गया था, मतलब मार्केट से जब इसको हटाया गया था, तब इसकी वैल्यू चल रही थी 14,000 करोड़ रुपए की। और 4 साल बाद में ही जब वापस इसको रीलिस्ट कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू लगाई जा रही है वो 43,000 करोड़ रुपये लगाई, मतलब 4 साल में पैसा 3 गुना हो गया प्रमोटर्स के लिए, राइट। तो अब काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उस वक्त इसको बेचे नहीं थे। 417 इन्होंने जो डिलीस्ट किया था तब 475 के आसपास का इन्होंने प्राइस दिया था इन्वेस्टर्स को, बट काफ़ी इन्वेस्टर्स ने उस वक्त बेचा नहीं था, तो वो अब लोग उनके पास में शेयर्स 3 गुना उनके हो गए हैं। अब थोड़ा सा आरएचपी के अंदर और नज़र डाल लेते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडरीज हैं, जिसका जो मेनली रेवेन्यू आता है वो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये मेन कंपनी है, वहीं से 41% रेवेन्यू आता है, कमाई होती है। बाकी काफ़ी सारी जो सब्सिडरीज हैं जो कि अलग अलग देशों में खुली हुई हैं, वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी इनकी कमाई आती है, जो कि आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर कितना परसेंटेज कौन सी कंपनी से आ रही है उसका डिटेल यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये सब्सिडरीज का नाम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी के जो आज के दिन मेन प्रमोटर हैं जो कि अपना शेयर सेल कर रहे हैं, उनका नाम है सी ए मैग्नम होल्डिंग्स। ये कंपनी का मेन प्रमोटर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कुछ केस वगैरह, तो यहाँ पर टैक्स रिलेटेड जरूर मेनली केसेस चल रहे हैं, जिसमें कंपनी को 724 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कंपनी की जो शुरुआत है, जो है 1992 में एपटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड नाम से कंपनी खुली थी, शुरुआत हुई जिस कंपनी की। बाद में उन्होंने ये इस टाइप से माइलस्टोन्स टच किए और बाद में आज के दिन वापस लेके आ रही है। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हर माइलस्टोन की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने लीलिस्ट किया, किसने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी इन 2 शीट्स के अंदर में। नेक्स्ट कंपनी की यहाँ पे काफ़ी सारी सब्सिडरीज हैं एंड यहाँ पे 27 सब्सिडरीज आज के दिन कंपनी के पास में, जो कि हमने आपको शुरुआत में दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, दिस वन लिस्ट, इसमें आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी को आज के दिन कौन चला रहा है, तो उनका नाम है जोसेफ मैक्लेरन क्विनलन। तो ये कंपनी को आज के दिन चेयरमैन की पोस्ट पे बैठे हुए हैं एंड यूएसए का इनके पास में एड्रेस है, और काफ़ी दूसरी कंपनियों में भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। इनकी जो कमाई है काफ़ी अच्छी खासी आज के दिन हो रही है, $3,000 सॉरी $3 लाख की इनकी एनुअल सैलरी, उसके अलावा कमीशन भी अच्छा खासा कमा लेते हैं कंपनी अगर प्रॉफिट करती है। तो ये कंपनी के ऑफिसेज के आप कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के दिन काम में ले रही है सारी ही लीज पर है, मेनली कुछ लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर में है, कुछ शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर में है। नेक्स्ट कंपनी के पास में आज के दिन जो
एक्सपेंस हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है, आईटी सेक्टर में है, तो मेनली इनका जो काम होता है वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही होता है, तो वहीं पर सबसे बड़ा खर्चा इनका होता है। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर में इनका जो पूरा एक्सपेंस है कंपनी का, उसका 65% से ज़्यादा खर्चा एम्प्लॉयज़ के ऊपर में ही हो रहा है। और टोटल जितना रेवेन्यू हो रहा है उसका 60% खर्चा एम्प्लॉयज़ पे हो रहा है। पूरा खर्चा मतलब जितना भी कमाई हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, सेल हो रही है सर्विसेज की, उसमें से 60% खर्चा तो रेवेन्यू इन्हीं के ऊपर में चला जाता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर में। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी अपने जो वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एज ए यूटिलाइजेशन रेट देखती है, कि कैपेसिटी देखती है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है काम करने की। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से हम 82% यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। मतलब एज ए मशीन, जैसे हम लोग मशीन को देखते हैं कि हाँ इस मशीन की कैपेसिटी है इतना प्रोडक्शन करने की, इसी तरीके से आदमियों को देख रहे हैं तो ये इतना काम तो कर सकते हैं। उस हिसाब से ये खुद के एम्प्लॉयज़ को 82% तक काम में ले पा रहे हैं, उनके घंटों को, उनके जितना सैलरी दे रहे हैं उस हिसाब से ये काउंट कर रहे हैं कि हर दिन 8 घंटे का अगर काम करता है कोई एम्प्लॉय, तो उस हिसाब से इसने 7 घंटे हम उन्हें इस काम में ले रहे हैं उसको, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। अब काफ़ी सारे जो आईटी सेक्टर में कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, उनको तो बहुत गंदा रगड़ती हैं। उसका डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 98% यूटिलाइजेशन उनसे ले पा रही है, जबकि खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे सिर्फ 82% यूटिलाइजेशन निकल पा रहा है। तो चूसा किसको जाता है? मेनली कॉन्ट्रैक्टर वालों को। तो कोशिश करिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर किसी का एम्प्लॉय ना बने, क्योंकि आपकी बहुत ख़राब हालत होने वाली है। नेक्स्ट अब कंपनी की यहाँ पर वर्किंग कंडीशन को देखते हुए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। तो कंपनी की जो एट्रिशन रेट है, एट्रिशन रेट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ फॉर 43%, 50% है। दैट मीन्स वेरी हाई, मतलब वर्किंग कंडीशन तो बहुत खतरनाक है, जो कि बहुत गंदी है, हालत तो बहुत गंदी है। सो आई डोंट नो कि हाउ पीपल आर वर्किंग इन दीज कंपनीज, इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। सो एट्रिशन रेट इज़ सो हाई। नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और दोनों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को दोनों को मिला के यहाँ पे 32,000 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर में। आईटी प्रोफेशनल्स कंपनी के पास में 20,000 हैं, बाकी 12,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बीपीएस में हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज। अब नेक्स्ट कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो जो ऑफशोर आईटी सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है वहाँ से 43% और बाकी ऑन शोर आईटी सर्विसेज से 56%। सो 50-50 मान के चलो, 50% रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी का जो जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर बेस है, वो टॉप 20 कस्टमर्स हैं, उनके साथ में 12 साल तक का ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन है, रिलेशन है। दैट्स वेरी गुड। सो एम्प्लॉयज़ के लिए बुरी है, कस्टमर्स के लिए कंपनी अच्छी बनी हुई है। दैट्स ओके, आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। अब कंपनी जो जिन इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती है उनमें सबसे ज़्यादा जो कैटर कर रही है वो इन दो पर्टिकुलर ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, उनको ज़्यादा कैटर कर रही है। उसके अलावा हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी इंडस्ट्रीज़ को कैटर कर रही है। जिनको भी मतलब आईटी सर्विसेज की ज़रूरत है वो इनको आते हैं, बोलते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर उस सॉफ्टवेयर को आपको मेंटेन करना है। अब इसको आपको इस तरीके से समझ लिया, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो उसको एक वेबसाइट लॉन्च करनी पड़ेगी। तो वेबसाइट लॉन्च करने के कस्टमर्स जो वहाँ पे आएंगे, फाइल जमा करवाएंगे, अपना पेमेंट करेंगे, तो वो जो पूरा आईटी का जो काम है वो इस टाइप की कंपनियों को वो दे देते हैं। तो फिर वो पूरा काम जो है मैनेजमेंट, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर वेबसाइट मेंटेन करना, फिर उनका डेटा को मेंटेन करना, फिर उनसे एग्ज़ाम लेवाना ऑनलाइन, तो ये पूरा आईटी का काम है। जैसे आपने देखा होगा TCIO1, तो हमारे जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं कई बार गवर्नमेंट के, सरकारी बैंकों के, वो TCIO1 के थ्रू होते हैं। TCS की एक कंपनी है, उसके थ्रू होते हैं, तो वो एक आईटी सर्विसेज का ही पार्ट है। इसी टाइप के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं आईटी सर्विसेज के कंपनियों के, वो उनमें से ये कंपनी काफ़ी सारे काम करती है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आईटी सर्विसेज में क्या हो सकता है। सो और भी बहुत सारे लेवल के काम होते हैं। राइट, ये कंपनी का आज के दिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड मोस्टली जो है जनता के पास में भी 3 करोड़ शेयर्स के आसपास में जनता के पास में पड़े हुए हैं, क्योंकि 2020 में ही हो गई थी, अलग हो गई थी, डीलिस्ट हो गई थी। तो थोड़ा सा हम लोग कंपनी की अर्निंग्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद में कंपैरिजन कर लेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी उनके साथ में, फिर हम लोग एक डेटा पे पहुंचेंगे, ताकि आज के दिन अप्लाई करना सही है या नहीं उसके ऊपर में पहुंचने से पहले एक बार बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। आज के दिन जो टोटल पैसा कंपनी के अंदर में लगा हुआ है दैट इज अराउंड 8,594 करोड़, 8,600 करोड़ रुपए लगे हैं टोटल कंपनी में। उसमें जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड, इसको हम लोग नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में नेटवर्थ बोलते हैं, या फिर
हम लोग इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 5,300 करोड़ के आसपास में नेटवर्थ का कंपनी के अंदर पैसा, दैट मीन्स कि वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो इसके हिसाब से कंपनी का जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 8-9 के आसपास में निकल के आता है, जिस हिसाब से कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कमाई के हिसाब से, अब यहाँ पे बाकी तो कुछ खास यहाँ पर है नहीं, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल ओवर हियर। अगर आप लोग बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो भी एक बार हम लोगों को चेक करना चाहिए, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो नॉर्मल इन दिस कंपनी। अब यहाँ पर कंपनी की कमाई जो है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है, ईयरली बेसिस के ऊपर में देखते हैं, और उसी के साथ में अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी देखते हैं तो भी अच्छी खासी कमाई बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जो पिछले 6 महीने के अंदर में हुई है, तो रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज है, और जो यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 846 करोड़, तो लगभग इस साल हमें इस कंपनी से उम्मीद है कि ये लगभग 1200 करोड़ का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट जो है जनरेट कर लेगी। उसी हिसाब से हम पी और पीवी रेशियो निकालने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। सो 1200 करोड़ के हिसाब से पी और पीवी रेशियो जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल एवरेज जो ग्रोथ है उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी इस हिसाब से हमने इसको अगर डबल करते हैं 6 महीने के डेटा को, अगर नेट प्रॉफिट को डबल करते हैं तो वो तो 1700 के आसपास जाता है, बट उसको हम नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास तक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाना ही चाहिए, इतना तो हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो कैश फ्लो इज ऑल्सो ओके, कैश फ्लो इज ऑल्सो फाइन। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, कंपनी को पैसों की जरूरत यहाँ पर है नहीं, जस्ट बिकॉज कंपनी वांट्स टू लिस्ट इन द स्टॉक मार्केट, सो उसकी वजह से कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है। तो इस हिसाब से हम पी यू रेशियो निकालते हैं कंपनी का, तो वो 35 के रेशियो के आसपास में निकल के आता है। अगर 1200 करोड़, अगर हम लोग 43,000 करोड़ को डिवाइड करते हैं 1200 करोड़, तो लगभग 35 के आसपास का वैल्यू निकल के आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। 35, 36, इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम जो कि इसी सेगमेंट में काम करती है, इसका पी रेशियो है 73, 74 कोफोर्स का, LTI माइंट्री का 38, बाकी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जब डिलिस्ट हुई थी तब 21 का था, और अभी 30 के आसपास में TCS जो इसी सेगमेंट में काम करती है 30 का पी रेशियो। बाकी विप्रो है एक कंपनी, उसका 25 के आसपास भी है। सो अलग अलग जो IT कंपनियां हैं उनका अलग अलग पी रेशियो चल रहा है। सो 36 इज काइंड ऑफ नॉर्मल फॉर विथ सम फ्यू कंपनीज के हिसाब से महंगी कमाई कर रही है, फ्यू कंपनीज के हिसाब से अच्छी कमाई कर रही है। दूसरा पीबी रेशियो अगर हम बात करते हैं तो वो 8-9 के आसपास में निकल गया, जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका 9 का पीबी रेशियो, इसका 8 का, इसका 4 का है, और TCS का 14 का है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पी रेशियो दोनों के हिसाब से, मतलब नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू और कमाई के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो इन्होंने नॉर्मली वहीं लगाई है। सो यहाँ पर आई थिंक लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म के अंदर में एक छोटा पुश तो मिलना चाहिए इस कंपनी को, आई एम होपफुल ओवर देयर। बाकी अभी क्या, जो IT सेगमेंट की जो कंपनियां हैं वो एक कंसिस्टेंट बनी हुई है, एक जोन में ही चल रही हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा मोटा पुश मिलना चाहिए, फिर एक बार ये भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने की कोशिश कर सकती है, जो कि यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है 10-15% के आसपास। बाकी आज के दिन अगर हवा देखते हैं इसकी किस तरीके से बनाई जा रही है कंपनी की, तो उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हवा अभी तो 2-3% ही ऊपर की है, तो कुछ खास है नहीं, बट आई एम होपफुल कि 10-15-20% के आसपास ऊपर जाए। बाकी आपको भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरा सिर्फ इस लिमिटेड एनालिसिस के हिसाब से एक व्यू है। बाकी आपको भी डिसीजन अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके अपना हार्ड एंड मनी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। आई एम होपफुल इन द लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।